हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी गैर हाजिरी। उनकी ये कहानी प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका वनमाली कथा के जुलाई 2025 के अंक में छपी है। प्रस्तुत है जयशंकर जी की कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। फरवरी यहाँ कड़कड़ाती, ठिठुरती और चुभती हुई ठंड के लिए आती है। दिनों दिन धूप नहीं निकलती, कभी कभार बारिश भी होने लगती है। अब फिर भी ठीक है। 10 साल पहले जब मैं आया था तब मौसम की वजह से ही अपने घर लौट जाने का मन होता था। आप कभी अपने घर गए थे? कभी नहीं। एक बार होसपेट जरूर गया था, लेकिन हम्पी नहीं गया। क्यों? ये नहीं जानता, पर कभी सोचा भी नहीं। अनंत मुझे टाल रहे थे। हम दोनों मोटरसाइकिल से मुक्तागिरी आए हुए हैं। ये मध्य भारत का जैनियों का तीर्थ स्थल है। हमारे कस्बे से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जंगल के बीचों बीच, एक जंगली नदी के किनारे जो बाणगंगा कहलाती है। मंदिर के स्थापत्य को देखकर सोचता हूँ कि इतने वर्षों पहले ऐसी निर्जन जगह पर मंदिर और धर्मशाला को खड़ा किया जाना कितना मुश्किल रहा होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के आसपास खड़ा ये इलाका गोंडवाना कहलाता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दिनों में यहाँ के आदिवासियों ने भी जंगल और ज़मीन के लिए अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। मुझे कन्नड़ ही आती थी, हिंदी बोलना तो यहीं सीखा। यहाँ कैसे आना हुआ? गुरुजी यहाँ रहते थे, हम्पी से मुझे ले आए थे, तब मैं 19 का था। आपके घर वालों ने आने दिया? उन्हें बताया ही नहीं था। बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, उसके लिए जमा किए गए पैसे चुरा कर आया था। उनको बहुत परेशानी हुई होगी। मेरे नाना को पहला हार्ट अटैक तभी आया था, मेरे आने के 1 महीने बाद वे गुजर गए थे। तब आप घर गए थे? मुझे साल भर बाद पता चला। गुरुजी हम्पी गए थे, मेरे घर पर अम्मा भी चल बसी थी। बहन अपने ससुराल में थी, मेरे मकान पर ताला था। पड़ोसी ने कुछ समाचार दिए थे। आपके लिए वो सब कुछ बहुत कठिन रहा होगा। तब गुरुजी ने बहुत संभाला था, रुक्मणी की माँ ने भी। उन लोगों का बहुत सहारा मिला था। आपके यहाँ से कोई आया था यहाँ? उनको मेरे यहाँ होने का पता ही नहीं था। मैं घर के गहने चुरा कर भागा था। गहनों को होसपेट के एक सुनार को बेच आया था। पुलिस का भी डर था। यहाँ आने से पहले आप वहाँ क्या करते थे? हम्पी के मंदिरों के सामने सैलानियों को पिक्चर पोस्ट कार्ड बेचा करता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आपको गुरुजी कैसे मिले? उन्होंने हम्पी के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे डेरा डाल रखा था। वहाँ वे दूसरे साधु सन्यासियों के साथ एक तंबू में रह रहे थे। अनंत ने तंबू के सामने नंदी उत्सव के वक्त होते भजन कीर्तन का, उन फक्कड़ों के गांजा पीते रहने का, उनकी देश भर में घुमक्कड़ी करने का भी जिक्र किया था। 1980 की सर्दियों में अनंत शाहपुरा के इस इलाके में चले आए थे। 19 बरस के रहे होंगे। रुक्मणी दीदी की अम्मा ने इनको हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। रुक्मणी दीदी भी पढ़ती थीं, लेकिन हिंदी नहीं, अंग्रेजी और गणित। दीदी के घर में मलयालम, कन्नड़ और बांग्ला भाषा के हिंदी अनुवादों की पुस्तकें थीं। अनंत पब्लिक लाइब्रेरी में जाने लगे। जिले के कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। वे 20 किलोमीटर दूर उस कॉलेज में जाते रहे थे। ये सब मैं अनंत, रुक्मणी दीदी और उनकी माँ से सुनता रहा था। मेरी शामें खाली रहती। खुदाई का काम शाम तक चलता रहता। फील्ड नोट्स तैयार कर लेने, उनको टाइप करने के बाद मैं साइड छोड़ दिया करता था। जब कभी अपने घर नहीं जाता तब कभी अनंत के यहाँ और कभी रुक्मणी दीदी के घर चले जाया करता था। अनंत और मैं देर देर तक शाम की सैर किया करते। वे मुझे उस इलाके की अलग अलग जगहों को बताते रहे थे। उन जगहों में पहाड़ियाँ थीं, नदियाँ थीं, जंगल और आदिवासियों के गांव थे। बरसाली, मरामझिरी, भैंसदेही के इलाकों में अनंत ही मुझे ले गए थे। मुक्तागिरी का सफ़ेद दीवारों का मंदिर धूप में चमक रहा है। दूर दराज से आए भक्तों, यात्रियों की आवाज़ें डाइनिंग हॉल तक आ रही हैं। हमने दोपहर का खाना खा लिया है। थोड़ी देर में हमें शाहपुरा के लिए मोटरसाइकिल से निकलना है। आप भी रुक्मणी दीदी के साथ पढ़ाने के लिए गांव जाते रहे थे? पूरे 1 साल तक मैं भी गया था। हम तीनों साइकिल से आया जाया करते थे। मैंने वैदेही के बारे में सुना है। वैदेही का नाम आते ही अनंत का चेहरा बुझ सा गया। हमारे बीच एकदम अटपटा सा क्षण उतर आया। अनंत पहाड़ पर उतरती धूप की तरफ देखने लगे।
मुझे लगा कि वो मुझसे दूर होना चाह रहे हैं। मैं उनको अकेला छोड़ भी देता, फिर वे लौटते कैसे? हम मोटरसाइकिल पर साथ साथ आए थे। आप ठीक हैं ना? हल्का सा चक्कर आ गया था। कुछ देर धर्मशाला में आराम कर सकते हैं? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो डर ही गया था। इधर बीच बीच में ऐसा होने लगा है मुझे। हम कुछ देर तक उस जैन तीर्थ स्थल की सीढ़ियों पर ही बैठे रहे थे। कुछ लोग एक जैन मुनि को घेरे हुए थे। वे चबूतरे पर बैठे हुए कुछ समझा रहे थे। शुरू शुरू में गुरुजी मुझे यहाँ ले आया करते थे। शायद पड़ोस में उनका अपना गांव था, रुक्मणी ने बताया होगा। बाणगंगा नदी के उस पार उनका जन्म हुआ था, ये बताया था। ये भी कि गुरुजी जान गए थे कि उनकी अपनी मौत उनके बहुत नज़दीक खड़ी है। वे अपने बचपन के इलाके में मरना चाह रहे थे। वे ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में मृत पाए गए थे। वे खिड़की के पास की सीट पर बैठे हुए थे। वे अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। मैं उनके साथ ना जा सका, उन्होंने ही मना किया था। आपको ज़बरदस्त धक्का लगा होगा, आप उनकी वजह से ही यहाँ आए थे। उतना नहीं, वे 65 की उम्र पार कर ही चुके थे। मुझसे भी छोटी उम्र में अपना परिवार छोड़ा था। जीवन भर नशा करते रहे थे, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते रहे थे। आपको भी गांजे की लत लगी थी? गुरुजी के लिए गांजा आप ही लाया करते थे? नहीं, शुरू शुरू में गुरुजी के साथ ही चिलम फूंक लिया करता था, बाद में बंद कर दिया। रुक्मणी की माँ ने बहुत समझाया था। तुम्हारे साथ ही कभी कभार बियर पी लेता हूँ, तुम चले जाओगे तो ये भी बंद हो जाएगा। कोजागिरी के दिन आपने बहुत ज़्यादा बियर पी ली थी। आप मेरे घर पर ही सोए थे। रुक्मणी दीदी ने मुझे बहुत डांटा था। आप पूरी रात बड़बड़ाते रहे थे। क्या कह रही थी रुक्मणी? माँ बेटी आपकी बहुत चिंता कर रही थी। दोनों ही आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मुझसे आपकी खबर लेते रहते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं। वे यहाँ नहीं होते तो मैं सिर्फ गुरुजी के भरोसे नहीं रह सकता था। उस घर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब आप उनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वे लोग हमेशा ही आपको याद करते हैं। कभी जाऊँगा। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है। हम लोग वैदेही की अचानक हुई मौत से हिल गए थे। उस वक्त की कुछ गलत फहमियाँ हैं। क्या वैदेही को कोई बीमारी थी? मुझे नहीं पता। वो बहुत कम बात किया करती थी, अच्छी तरह हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। वैदेही का जिक्र आता है और अनंत कुछ कुछ खो जाते हैं। उनका ध्यान भटकने लगता है। ये शायद वैदेही के लिए उनका अनुराग और वैदेही की याद रही होगी। अपनी मौत के वक्त वैदेही 20 की भी नहीं रही होगी। उस वक्त अनंत 30 की उम्र पार कर चुके होंगे। वैदेही का रंग सांवला था। दक्षिण शैली का लहंगा पोलका पहना करती थी। वैदेही के काका उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। वो अनाथ थी। किसी तरह हमारे घर पहुंच गई। मेरे मामा की इकलौती लड़की थी। कभी कभी रुक्मणी दीदी ये सब बताया करती थी, कभी कभार उनकी माँ भी। क्या कर्नाटक से यहाँ अकेले ही चली आई थी? उनको यहाँ की भाषा भी पता थी? नहीं नहीं, हमारे कुछ रिश्तेदार अम्मा से मिलने आए थे, वो उनके साथ आई थी। फिर उसका मन यहाँ लग गया, अम्मा ने यहीं रख लिया। अम्मा ने उसको भी पढ़ाया था। उसने मैट्रिक यहीं के बोर्ड से पास किया था। आप भी वैदेही को बहुत मिस करती होंगी, वे आपका भी सहारा रही होंगी। मैं उतना नहीं करती, लेकिन अम्मा के लिए उसका जाना बहुत बड़ा सदमा था। तभी से लगातार बीमार रहने लगी। उसने अम्मा को संभाल रखा था। वहाँ से वैदेही का कोई आया था? उसके चाचा आए थे। उन्होंने अनंत को बहुत बुरा भला कहा था। अनंत को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वैदेही को मरते हुए अनंत नहीं देखा था। वे दोनों साइकिल से गांव लौट रहे थे। उनका जिक्र आने पर अनंत चुप और उदास हो जाते हैं। उनके सामने वैदेही का नाम लेते वक्त डर लगता रहता है। वे वैदेही को चाहने लगे थे। गुरुजी ने अम्मा को बताया था। अम्मा नाराज़ हो गई थी। अनंत 10 बरस बड़े थे उससे। अनंत खुद नहीं बता पाए थे। किसको? आपकी अम्मा को। तब शायद वे समझ पाती, वैदेही के लिए भी अच्छा ही रहता। मुझे नहीं पता, हमारी इस बारे में कभी बात नहीं हुई। अम्मा अभी भी जात पात पर बहुत विश्वास करती हैं। और वैदेही ने कुछ कहा था आपसे, आपकी अम्मा से? मुझसे नहीं, पर मैं जान रही थी कि वैदेही के मन में भी अनंत के लिए कुछ रहने लगा था। वो अनंत को चाहने लगी थी। वैदेही और अनंत को इस इलाके के लोग साथ साथ गांव में आते जाते देखते रहे होंगे। कुछ लोगों ने गुरुजी से शिकायत भी की थी। गुरुजी और वैदेही की मौत के बाद इस इलाके के कुछ लोगों में अनंत के लिए गलतफहमी बढ़ने लगी थी। अनंत बहुत कम बोला करते थे। गुरुजी की तरह उनसे बहुत ज़्यादा बातें करते रहना, गप लगाना मुश्किल था।
गुरुजी के काम को आगे बढ़ाना अब अनंत के हिस्से आ गया था। इन कामों में स्कूल का काम था, मंदिर कीर्तन भजन के आयोजन थे, गुरु पूर्णिमा के दिन का जलसा था और कस्बे के वाचनालय की देखभाल थी। लाइब्रेरी की शुरुआत गुरुजी ने ही की थी। अनंत ने गुरुजी की मृत्यु के बाद के कर्मकांडों में दिलचस्पी नहीं ली थी। माँ ने बताया था वो वैदेही की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ था। अनंत को कर्मकांड पर विश्वास नहीं था। उनके घर में गुरुजी की एक तस्वीर भी नहीं थी। उनका ऐसा होना कस्बे के लोगों को अकड़ता रहा था। अनंत ने वाचनालय में सुधार किया था, घर घर जाकर लाइब्रेरी के लिए किताबें इकट्ठा की थीं। लाइब्रेरी में ही स्थानीय और बाहर के शास्त्रीय संगीत से जुड़े लोगों को बुलाया था। वहीं गुरुजी की याद में व्याख्यान, कविता पाठ और वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे कुछ आयोजन भी किए थे। मेरे 1.5 साल के प्रवास में मैंने अनंत को यहाँ की शिक्षा के विकास के लिए किसी न किसी कोशिश से जुड़े देखा है। वे खुद भी पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा है। मामूली लोगों को यही सब ज़रूरी लगता है। वे हर बात को भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। मैंने बचपन में हम्पी के मंदिरों में यही सब देखा था। वहाँ स्कूल कम थे, एक भी अच्छा दवाखाना नहीं था, लेकिन जगह जगह पर मंदिर नज़र आते रहते थे। उस वक्त वहाँ के जीवन में जरा सा भी उत्साह नज़र नहीं आता था। अनंत कहते रहे हैं, गुरुजी क्या सोचते थे? उनका पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा होगा। कर्मकांड के मामलों में मैं उनसे हमेशा ही असहमत रहा था। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। गुरुजी की औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी? उन्होंने बीए किया था, LIC में नौकरी करते थे। 3-4 साल की नौकरी के बाद वे बनारस चले गए थे। वहाँ से लौटकर अपना घर द्वार भी छोड़ दिया। इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए थे। मेरी अभी की उम्र के रहे होंगे। पत्नी थी, 2 बेटियाँ, उनका पूरा इंतज़ाम किया। खेत बेचने से आई बड़ी राशि उनके खातों में जमा की, फिर उनसे अलग रहने लगे। कबीर पंथियों के साथ इधर उधर घूमने लगे। उनके ही एक जत्थे के साथ हम्पी आए थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। फिर मैं उनके साथ ही उनके बनाए घर में रहने लगा था। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? रुक्मणी के यहाँ होगी। बाद के दिनों में उनके आंगन में ही संगीत सभाएं, भजन कीर्तन होने लगा था। संगीत सभाओं की कुछ तस्वीरें उनके एल्बम में ज़रूर होंगी। अभी भी फरवरी में उनके यहाँ एक बैठक होगी। बसंत पंचमी के दिन दीदी बता रही थी कि कोई घुमक्कड़ गायक गाने के लिए आ रहा है, वही जो गुरु पूर्णिमा की शाम को आया था। मुझे यहाँ की खुदाई के काम से जुड़े हुए 1.5 बरस हो गया है। कलकत्ता से यहाँ टाइपिस्ट की पोस्ट के साथ आया था। इस इलाके की खुदाई में पुरातत्ववेत्ता को बौद्धकालीन अवशेषों के मिलने की संभावना नज़र आ रही है। मुझे पुरातत्व विभाग के लिए रिपोर्ट तैयार करने, मजदूरों का भुगतान करने, पत्रों को टाइप करने जैसे कुछ काम सौंपे गए हैं। टीम के ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषी हैं। मुझे ही हिंदी आती है। लोगों से मिलने जुलने आदि का काम मुझे ही करना पड़ता है। इसके बाद भी मेरे पास काफ़ी वक्त बच जाता है। खुदाई में कभी कभार कोई प्राचीन और आधी अधूरी पत्थर की प्रतिमा मिल जाती है और कभी कोई शस्त्र, औजार या मिट्टी का बर्तन। 3-4 बार ईंट मिली और खपरेल का टूटा हिस्सा। रुक्मणी दीदी कहती हैं कि मुझे इधर के अपने अनुभवों को लिखना चाहिए। एक शाम मैं दीदी को बता रहा था कि खुदाई में एक बड़े जानवर का अस्थिपंजर हाथ आया है और उनकी माँ ने कहा था, इस पृथ्वी पर आदमी ही नहीं, पृथ्वी खुद एक बड़ा रहस्य रही है। बाद में शाम की चाय के उस वक्त में, सर्दियों की ढलती घड़ियों में, हम तीनों सृष्टि और संसार के, आदमी और जीवन के तरह तरह के रहस्यों के बारे में बात करते रहे थे। उसी रात अनंत ने मुझे पूर्णिमा की रात में जगमगाते बराम झीरी के जंगल को दिखाया था। वो मेरे जीवन की अद्भुत और रहस्यमयी रात रही। मैंने पहली बार रात के जादू और जीवन को इतनी गहराई से महसूस किया था। हम रात भर जंगल में चौकीदार की झोपड़ी की छपरी में बैठे रहे थे। अनंत बियर पीने के बाद उस आदिवासी चौकीदार के इलाके में बनी महुए की शराब पीते रहे थे। चांदनी रात में महुए की शराब से आती उस गंध को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत पहले एक सुबह मैं वैदेही के साथ यहाँ आया था। उस इलाके में एक झरना बह रहा था। उसके आसपास जंगली झाड़ियाँ थीं और वहीं एक शिवलिंग, जहाँ शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन दूर दराज के पड़ोस के लोग आया करते थे। उस सुबह वैदेही ने धानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। ये सब अनंत बता रहे थे। इस बरस की गर्मियाँ आएंगी और मुझे खुदाई के इस प्रोजेक्ट को छोड़कर बस्तर की तरफ निकलना है। रुक्मणी दीदी को पता है, अनंत को नहीं। कभी कभी यहाँ आते रहना, दीदी कहती हैं।
आप लोग यहीं रहेंगे? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और अनंत? उनका पता नहीं। मैंने भी अनंत से उनके भविष्य की किसी लालसा को लेकर कभी भी बात नहीं की है। कभी कभी नशे की हालत में ही अपने बारे में कुछ कह देते हैं। हर बात को कड़ी सावधानी लिए हुए नाप तोल कर कहने की उनकी आदत बन गई है। लगता रहता है कि बात कम कर रहे हैं, छिपा ज़्यादा रहे हैं। अनंत इन दिनों लाइब्रेरी के लिए एक और रीडिंग रूम तैयार करवाने में लगे हैं। वो रीडिंग रूम केवल बच्चों के लिए रहेगा। वहीं बच्चों के लिए समर कैंप करवाने का मन है उनका। बीच बीच में वो अपने इस प्रोजेक्ट के खातिर सरकारी अफसरों से मिलने जाते रहे हैं। एक दो बार मैं भी उनके साथ कलेक्टर के दफ्तर में गया हूँ। इधर के बच्चों को दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान का कुछ भी पता नहीं चलता है, अनंत कहते हैं। आपके अकेले सोचने से क्या हो जाएगा? कुछ तो ज़रूर होगा। आखिर न्यूटन एक आदमी ही था, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी। पहल तो आदमी ही करता है, फिर गांधी जी हों या मंडेला। वो कोई और समय था। सदी के दशक नीरस और निष्क्रिय महसूस होता रहता है। मुश्किलें हर वक्त में रही हैं। रविन्द्रनाथ को भी शांति निकेतन खड़ा करने में कम तकलीफ़ों को नहीं झेलना पड़ा था। रुक्मणी दीदी कहती रही हैं कि अनंत अपने काम के प्रति ईमानदार रहते आए हैं। रुपए पैसे के मामले में साफ सुथरे। उनको लालच नहीं सताता। किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा झुकाती नहीं है। वे 100% खरे आदमी हैं। लेकिन मुझे उनका आपके यहाँ नहीं आना खटता है। कितना अच्छा रहता कि हम चारों साथ साथ समय बिताते। तुम अभी छोटे हो जायू। जिंदगी का बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आता है। कोई भी आदमी एक दिन में नहीं बनता है। दीदी, मैं 23 बरस का हो रहा हूँ और मैं 65 की हो गई हूँ, दीदी की माँ कहती हैं। कैसा लगता है 65 का हो जाना? अच्छा लगता है, पर कभी कभी अखरता भी है। तुमने जीवन अच्छा जिया है अम्मा, लेकिन कभी कभी मरने का किसका मन नहीं होता है। फिर माँ बताने लगी थी कि जीते रहना अपनी इच्छा से मर जाने से सरल ही होता होगा। आदमी जीने और मरने के बीच किसी चिड़िया या छिपकली की तरह फंसा रहता है, अटक जाता है। तभी उस सन्यासी गवैये के जिक्र आया था, जिसे गुरु पूर्णिमा की शाम को मैंने दीदी के घर पर गाते देखा था। यशपाल था उसका नाम। धोती कुर्ता पहने हुए था। मंडला के करीब नर्मदा नदी के किनारे उसकी कुटिया थी। यहाँ वहाँ घूमकर अपनी कुटिया में लौट आना और वहीं अपनी संगीत साधना में डूबे रहना। मन होता है तो और किसी यात्रा पर निकल जाना। घुमक्कड़ी के दौरान ही पिछली बारिश में इस इलाके में आया था। दीदी की बैठक में बैठते हुए उस अधेड़ गायक ने पूछा था, ये किसकी तस्वीर है? वैदेही की। 20 बरस की उम्र में नहीं रही, हमारे साथ रहती थी, माँ ने बताया था। कोई कोई कितनी जल्दी इस संसार को छोड़ देता है। आपकी पत्नी भी तो छोटी उम्र में नहीं रही थी। गायक के चेहरे पर विषाद उतर आया था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस गायक का चेहरा देखते हुए मुझे बरबसी अनंत के चेहरे की याद आई थी। अनंत का वो चेहरा जो वैदेही के जिक्र आने से बाहर निकल आया करता था। क्या आदमी के भीतर बसा हुआ दुख भी सैर के लिए निकलता रहता है? हम किसी दुख को कभी कहीं खड़ा पाते हैं और फिर उसी दुख को कहीं और। उस शाम के उनके गायन में गहरा दुख ही नज़र आता रहा था। उनको बीच बीच में खांसी आती रही थी। दीदी बीच बीच में उनके सामने गुनगुने पानी का गिलास रखती रही थीं। इनके पिता भी बहुत अच्छे गायक हैं। हमारे यहाँ उनके कैसेट्स हैं। कभी रुक्मणी से कहना, तुकाराम को शायद ही किसी ने इस तरह गाया होगा। अनंत भी इनका जिक्र करते रहे हैं। वे इनसे मंडला में मिले थे। वो क्यों नहीं आया है? शायद गुरुजी के गांव गए हैं। मैंने शाम को उनको चाय की गुमटी में देखा था, रुक्मणी दीदी बोली थी। तब लौट आए होंगे। हो सकता है बस अड्डे पर ही थे, मैंने डेयरी से देखा था। पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया है, हमारे यहाँ आता ही नहीं है। अनंत का दीदी के परिवार से अलग थलग रहना मेरे लिए भी एक रहस्य रहा है। कभी नशे में भी उनके मुंह से इस परिवार के लिए कुछ भी बुरा नहीं निकला। माँ की ही नहीं, दीदी की भी बहुत इज्जत रही है उनकी नज़र में। शायद वैदेही का होना, वैदेही का ना होना इनके रिश्तों के बीच की अंधेरी जगह को खड़ा करता रहना है। आपको शाम उस गायक को सुनना था। क्या आप गुरुजी के गांव गए थे? नहीं, अब मैं नहीं जाता हूँ वहाँ। गुरुजी के नाम पर इतना ज़्यादा ढोंग धतूरा देखना अच्छा नहीं लगता है। फिर आप उस गायक से मिल ही लेते। मैं ही उनको रुक्मणी दीदी के घर तक छोड़ आया था। आप गाना भी सुन लेते। वहाँ जाता हूँ तब वैदेही की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। पर दीदी और उनकी माँ भी आपको बहुत मानती हैं। मैं भी उनकी कम इज्जत नहीं करता हूँ।
उसके बाद उनका मन उखड़ गया था। मैं उनको उनके घर छोड़ आया। घर की दीवारों का पलस्तर झड़ रहा था। उनके घर के सामने के बाग में उजाड़ खड़ा था, लौटती सर्दियों के दिनों भी शाम का उजाड़, जहाँ एक किस्म की घनी सी उदासी खड़ी रहती है। गहरी सी कोई पीड़ा भी बरबस ही मेरे मन में आया था कि मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी अब तक की ज़िंदगी में कोई वैदेही नहीं आई है। उस शाम अपने डेरे पर लौटते हुए मैं सोच रहा था कि आदमी जीता ज़रूर रहता है, लेकिन जीने की लालसा उसके भीतर ही भीतर मर जाती है। अनंत को मैं जीने से दूर जाते हुए जीने की तरफ लौटते हुए देखता रहा था। एक आदमी का जीना, किसी आदमी का हमारी इस पृथ्वी पर जीना, वो कौन सा जीवन था जिसे अनंत जी रहे थे, अनंत छोड़ रहे थे। मुझे लगा था कि मेरे सामने सिर्फ ज़मीन की खुदाई नहीं चल रही है, बल्कि मैं आदमी के मन से बाहर निकलती कितनी चीज़ों को देखता आ रहा हूँ। आदमी के मन की रहस्यमयी चीज़ें। मैं अपने घर लौट रहा था, मैं अपने पास लौट रहा था, मैं आदमी के जीने को देख रहा था, आदमी को जीवन से दूर जाते देख रहा था। आज शाम अपनी साइट से दीदी के घर जाना पड़ा। दीदी स्कूल से जुड़ी मीटिंग में गई थी। उनकी माँ को बुखार चढ़ और उतर रहा था। मुझे उनके साथ रहना पड़ा। सर्दियाँ लौट रही हैं। मौसम कभी कभी सर्द हो जाता है और कभी गर्म। सर्दी और गर्मी का अपना लुका छिपी का खेल। मैं माँ के दीवान के करीब बैठा था। उनके लिए पंडित रमाबाई की जीवनी पढ़ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में नींद उतरती चढ़ती रही। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। दीवान के पीछे की दीवार पर वैदेही की बड़ी सी काली सफ़ेद तस्वीर टंगी हुई है। वो अपने स्कूली पोशाक में हाथ में किताबें लिए हुए खड़ी है। आंखों पर चश्मा है, चेहरे पर मुस्कुराहट। आज ये रहती तो आपकी बहुत सेवा करती। माँ ने सहमति से अपना सिर हिलाया था। अनंत इनके बारे में बताते रहे हैं। इसका जाना वो बहुत ज़्यादा अकेला रहने लगा था। आपने उनको कभी समझाया नहीं? वे देर तक चुप रहीं। शायद उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। वे कहीं और चली गई थीं, अपने में कहीं खोई हुई, मेरी उपस्थिति से बेखबर। मुझे लगा कि हमारे बीच वैदेही भी अपनी तस्वीर से उतर आई है। सर्दियों की अमूर्त सी शाम के अंधेरे में कराहता हुआ कोई भ्रम, कोई पछतावा। जो नहीं रहता है वो नहीं रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। वे अपने पति की मौत का बताने लगी थी। हमारा यहाँ कोई नहीं था। हम कर्नाटक से आए ही थे। रुक्मिणी मेरी गोद में खेलती थी। गुरुजी ने ज़रूर हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मैंने उनकी ही पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया था। मैं माँ को सुनता रहा। मैं जब यहाँ आया था तब ना गुरुजी जीवित थे और ना ही वैदेही, पर मैंने पिछले 1.5 बरस में दोनों को ही यहाँ उपस्थित पाया था। ये दोनों यहाँ से गए ही नहीं थे। वे बार बार लौट आते, किसी न किसी की याद का हिस्सा बने रहते, अनुपस्थित रहते हुए भी उपस्थित। रात की शुरुआत हुई और दीदी घर लौट आईं। हम तीनों ने रात का खाना खाया। खाने के बाद मैं अपने घर लौट रहा था। मेरी देह पर दीदी की आसमानी नीले रंग की शॉल थी। मेरे घर की तरफ बढ़ती सूनी सड़क पर चांदनी रात की रोशनी थी। सर्दियों की रोशनी के साथ साथ गुरुजी और वैदेही की याद और उपस्थिति भी। तभी मुझे ये भी याद आया कि इस कस्बाती इलाके में ये मेरी आखिरी सर्दियाँ हैं। अगली सर्दियों में मैं बस्तर में रहूँगा और गोंडवाना के इस इलाके के अपने दिनों को याद करता रहूँगा। मध्य भारत के उन कस्बाती दिनों को, जहाँ मैंने कलकत्ता छोड़ने के बाद अपने युवा दिनों को बिताया था, जहाँ पहली बार मेरी ज़िंदगी के इस शाश्वत सच से थोड़ी सी पहचान हुई थी कि आदमी के साथ कुछ ऐसी तकलीफ़ें, कुछ ऐसी मुश्किलें बनी रह सकती हैं जिनसे ना वो खुद बाहर निकल पाता है और ना इसमें कोई दूसरा उसकी मदद कर सकता है। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी गैर हाज़िरी। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और हाइप भी करिएगा। चैनल अगर अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।